हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए BSPSCL करस्पॉन्डेंट क्लर्क का किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आई हूँ। और ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस अभी आपको दिखने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट का जो PDF है, सारे 100 क्वेश्चंस और आंसर, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे कल मिल जाएगा। बाकी के जो पहले के 4 सेट थे उनका मैं PDF पहले से प्रोवाइड करा चुकी हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का PDF वो मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का जो वीडियो बनता है उसमें बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चंस और आंसर्स बताने में। सेट का जो वीडियो बनता है बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ही टाइम टेकिंग ये प्रोसेस होता है, तो प्लीज़ इतना मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये सारे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, मापचा खम्बाब। ठीक है, मापचू चुंगो झरना जो है कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत है। इसे तिब्बत में मपचा खम्बाब के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है मोर के मुंह से निकलने वाला नदी। मपचा खम्बाब नेपाल में कर्णाली और भारत में घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च पद यात्रा की गई थी। ठीक है, 11 दिन, 31 दिन, 15 दिन, 24 दिन। तो इसका राइट आंसर है 4, 24 दिन। दांडी मार्च या दांडी सत्याग्रह नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था, जिसे महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। उन्होंने 78 लोगों के साथ गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से राज्य के तटीय क्षेत्र के दांडी गांव तक कुल मिलाकर 385 किलोमीटर ऐतिहासिक दांडी मार्च का नेतृत्व किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि डैश व न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। तो इसका राइट आंसर है वैधानिक तरलता अनुपात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। कार की बेल्ट, अलार्म घड़ी, बॉल पेन, स्टीम आयरन। तो इसका राइट आंसर है स्टीम आयरन। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक कुछ समय बाद गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तापमान में इस परिवर्तन का कारण कंडक्टर से गुजरने वाली कुछ विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होना है। ठीक है, अब आता है आपका 5th क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है। ये सारे आपके ऑप्शंस है। इसमें राइट आंसर है आपका ये खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। खुले बाजार के संचालन से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ट्रेजरी बिलों और सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोंडेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। ये सारे आपके नीचे इस ऑप्शन से इसे पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर है 4, चालुक्य स्थापना कला शैली। ठीक है, चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम ने 11वीं शताब्दी के आरंभ में मोंडेरा सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अब आपका आता है 7th क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था। ये सारे आपके ऑप्शंस है। इसका राइट आंसर है 1981 से 1990। ठीक है, जल का अंतर्राष्ट्रीय दशक या अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक, जिसे अब प्रथम जल दशक के रूप में जाना जाता है, इसे 10 वर्ष की अवधि 1981 से 1990 को किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर में स्वच्छ पानी और स्वच्छता के प्रति लोगों का ध्यान खींचने और समर्थन प्राप्त करने के लिए नामित किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का विचार प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 75। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन राजवंश में निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासन काल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1, लक्ष्मण सेन। ठीक है, सेन साम्राज्य एक हिंदू राजवंश था जिसने 11वीं से 12वीं शताब्दी तक बंगाल पर शासन किया। अंतिम सेन राजा लक्ष्मण सेन 1180 ईस्वी में बल्लाल सेन के उत्तराधिकारी बने और सेन साम्राज्य का विस्तार असम, उड़ीसा, बिहार, संभवतः वाराणसी तक किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका कि WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो सारे ऑप्शन है आपके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1995। ये जितने भी क्वेश्चन है उसका डिटेल में जो आंसर है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस और आंसर आप दोनों समझ लीजिएगा। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों की 7 श्रेणियां है जो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें बुनियादी स्वतंत्रताओं को समाहित किया गया है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ये अधिक हो जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति को वेतन में कुल वृद्धि के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर खर्चा करता है, ना कि इसे बचाने के लिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो सारे आपके ऑप्शंस हैं। अब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, रस्किन बॉन्ड। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि तियांग एकाशम भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, मेघालय में। मेघालय के जयंतिया हिल्स में नारतियांग पत्थरों का ढेर पाया जाता है। ये एकाशम पत्थरों का एक संग्रह है जिसे विश्व में सबसे ऊंचा माना जाता है। अब आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? सारे ऑप्शन देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, स्क्विड। ठीक है, अब आप आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, माइंसनर प्रभाव। जब कोई पदार्थ अपने क्रांतिक ताप से नीचे आकर अतिचालक अवस्था को प्राप्त होता है तो इसे अंदर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है, इसे माइंसनर प्रभाव कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो सारे ऑप्शन है, इसका ऑप्शंस देख लीजिए और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बांग्लादेश। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारपा नृत्य डैश का एक लोक नृत्य है। अंडमान निकोबार, दादरा और नगर हवेली, दमन एंड दीव और पौंडीचेरी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, दादरा और नगर हवेली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19th क्वेश्चन कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, जवाहरलाल नेहरू। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर सामान्य ज्ञान का। तो वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है? सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, लाल मृदा। ठीक है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों के कारण लाल मिट्टी विकसित होती है। पश्चिमी घाट के पिडमोंट क्षेत्र के साथ साथ क्षेत्र के लंबे खंड पर लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। अब हम बढ़ते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैथ्स में मैं आपको आंसर्स अभी नहीं बता रही हूँ, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और अगर आप इसमें नहीं भी देख पा रहे हैं तो जो मैं PDF शेयर करूँगी उसमें आपको मैथ्स के 20 के 20 क्वेश्चंस दिख जाएंगे। और अभी जो ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे 40 तक, तो मैं आपको यहाँ आंसर भी इसी वीडियो में आपको दिखा देती हूँ, फोटो में लगा दूंगी। लेकिन जो मैं PDF शेयर करूँगी टेलीग्राम में, वहाँ आपको आंसर नहीं मिलेगा, सिर्फ वहाँ क्वेश्चन मिलेगा। तो जब भी आपको आंसर देखना होगा तो आपको इस वीडियो में ही आना पड़ेगा। सर मैं इसलिए कर रही हूँ कि एक ही क्वेश्चंस को दिखाना, उसका आंसर दिखाना थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मैंने सोचा कि इकट्ठे आपको क्वेश्चंस दिखा देती हूँ और इकट्ठे आपको आंसर्स दिखा देती हूँ। उसके बाद आपका काम है कि आपको ईमानदारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शंस देखना है। अगर उसमें आपका राइट आंसर है तो ठीक है, अगर गलती भी हो रहा है तो जो आंसर्स मैं आपको दिखाऊंगी तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका गलती कहाँ हो रहा है। तो देखिए, अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको सारे क्वेश्चंस के, मैथ के क्वेश्चंस के डिटेल में यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आंसर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन उसके बाद आप इसे मैच कीजिएगा कि आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी बाद में आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका हिंदी का सेक्शन। हिंदी में देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला कि निम्न में से संभाव्य भविष्य काल का वाक्य है क्या तुम मेरा इतना काम कर दोगे? इस बात की चर्चा हमने इसलिए की
उसका शंका दूर हो जाए। अगर हवा चलेगी तो गर्मी कम हो जाएगी, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। इस बात की चर्चा हमने इसलिए की है कि उसकी शंका दूर हो जाए। अगर किसी क्रिया से, काम से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का आपको पता चलता है तो वो इसे संभाव्य भविष्यकाल का वाक्य कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समय मुश्किल से भिक्षा भी मिले, वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ सारे ऑप्शन थे, इसका राइट आंसर है दुर्भिक्ष। मतलब ये आपको लाइन है, उसके लिए क्या वर्ड फिट बैठता है ये आपको बताना था। ठीक है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द का उदाहरण है। ये सारे आपके ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर जो है वो आपका है सजनता। सजनता जो होता है वो आपका एक वचन में आता है। जैसे एक वचन का और भी एग्जाम्पल है, जैसे बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, ये सब आपके एक वचन में आते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण भूतकाल का उदाहरण वाक्य है। ये सारे ऑप्शंस है, आपको बताना है कि भूतकाल का उसमें कौन सा उदाहरण है। तो उसका राइट आंसर है कथा पूरी ना होने पाई थी कि सब लोग चले गए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य निश्चित किए गए से पूर्व ही पूर्ण हो चुका था, ठीक है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरण कारक अन्य पुरुष बहुवचन शब्द है, उसको उन पर, उनसे, उस पर। तो इसका राइट आंसर है उन पर, ऑप्शन 2 उन पर। संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जागरण का विलोम शब्द है। ये सारे आपके ऑप्शंस है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। सारे ऑप्शंस देख लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, तो थोड़ा जल्दी फास्ट जा रहा होगा तो जहां आपको थोड़ा लगेगा फास्ट जा रहा है वहां वीडियो को रोक के भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुमोदन का पर्याय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन में कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन 3 हिदायत। ठीक है, बाकी जो है सब उसके पर्याय हैं, ये जो हिदायत है ये आपका पर्याय उसका नहीं है। अब आप आता है आपका 48 क्वेश्चन कि 48 से 50 क्वेश्चन जो है ना आपका पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चंस उसको आपको जवाब देना होगा। जब मैं आपसे पीडीएफ शेयर करूंगी तो वहां से आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसको आराम से आप पढ़ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा। तो मैं ये पैराग्राफ में पहले ही पढ़ चुकी हूँ तो उस हिसाब से मैं आपको आप यहाँ पे राइट आंसर बता देती हूँ। 48 क्वेश्चन है आपका कि भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने महारानी की प्रस्तुतियाँ क्यों लिखी। ठीक है, तो 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 होगा। 49 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से अंग्रेजी शिक्षा नीति का परिणाम नहीं हुआ। सारे ऑप्शंस देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 भारत में शिक्षा प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार माना जाने लगा। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, उन्होंने ही ये नारा दिया था। अब आता है आपका रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग में भी मैं यही कर रही हूँ कि आपके जो 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं रीजनिंग के वो मैं आपको सारे यहाँ पे दिखा देती हूँ और पीडीएफ में भी मिल जाएगा। और जब आप सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद अभी मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग के जितने भी आंसर्स है वो मैं आपका फ़ोटो लगा देती हूँ। बस आप अपना आंसर मैच कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही हो रहा है कि नहीं, अगर गलती हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस देख लीजिए यहाँ पे और उसके बाद आंसर मैच कर लीजिए। जैसा कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ कोडिंग डिकोडिंग से है आपका, फिर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन है, आर्गुमेंट है, उसके बाद आपका डायरेक्शन को लेके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के वही सारे यहाँ पे क्वेश्चंस है। देखिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, प्रैक्टिस ही आपको सफलता दिलाएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप बहुत सीरियस इस एग्ज़ाम के लिए, तभी आप इतना पेशेंस रख के इस वीडियो को देख रहे हैं। नहीं तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो तुरंत स्किप कर जाते हैं। जब आप क्वेश्चन देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। मैं टेलीग्राम पे जो पीडीएफ शेयर करूँगी इसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहेंगे, डिटेल में आंसर आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। तो डिटेल में आंसर के लिए आपको इस वीडियो में ही आना पड़ेगा। ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारे आपके डिटेल में आंसर है रीजनिंग के। ठीक है, सारे 20 क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। तो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आप इस वीडियो से आप मैच कर सकते हैं इस आंसर को। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की और जनरल इंग्लिश की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपका जनरल इंग्लिश का कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो इंडियंस फाउंड डैश द इंग्लिश डैश फ्रीडम। ठीक है, तो सारे ऑप्शन देख लीजिए, इस पे इसमें आपको बताना था कि इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 फॉर और विद। ठीक है, आपका इसमें यही आंसर
आएगा। अब आता है आपका सेकंड क्वेश्चन के फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सारे सेंटेंस पढ़ लीजिए। वेन एवर इज द मैटर आई शैल डू दिस वर्क बिकॉज आई हैव टू एक्सपोज माई वर्किंग कैपेसिटी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो सारे इस लाइन में आपको बताना है कौन सा लाइन में यहाँ गलती है। तो इसका राइट आंसर है वन। वेन एवर इज द मैटर में यहाँ पे गलती है, यहाँ वेन एवर की जगह वॉट एवर आपका यूज होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन का आपको यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। डैश द फूड लास्ट नाइट, डू यू लाइक, लाइक्ड यू, वेयर यू लाइक, डिड यू लाइक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 डिड यू लाइक, क्योंकि यहाँ पे आपको सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। जो घटना है ये भूतकाल का है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 74। फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। 4 आपके यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा आपका सही है। तो इसका जो सारे ऑप्शन है वो पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है कि आपका सेंटेंस ए और जो सेंटेंस बी है यही सही है, बाकी सेंटेंस सी और डी गलत है। तो 74 का 4 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, ये आपका लाइन दिया हुआ है आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा लाइन आपका सही होगा। सारे आंसर्स ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2। ठीक है, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर, ये आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, क्योंकि इसमें आपका पहले सब्जेक्ट आएगा हैड नॉट प्लस वर्ब 3 का आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो अब आप आता नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द एंटोनिम फॉर होप। होप का आपको एंटोनिम बताना है, विलोम, विलोम शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर है 3 डिसअपेयर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम बताना है। ऑब्जेक्ट वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 डिसअप्रूव। ठीक है, सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डिसअप्रूव। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। ठीक है, माई ब्रदर हैज़ ऑर्डर फॉर ए न्यू बुक, तो आपको इसमें बताना है कि कहाँ पे यहाँ पे गलती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 में आपका यहाँ पे गलती है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के फाइंड द एनोलॉजीज फॉर ड्यूड, ब्यूरिश, और उसके बाद सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका 79 का राइट आंसर है पैट्रोनाइज और सपोर्ट। आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपके सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका वर्ड है आपका टू लूज वंस बियरिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जो डिस्क्राइब करेगा इस वर्ड को वो है आपका ऑप्शन 3 टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजिशन। ठीक है, किसी के पोजिशन का आपको ज्ञात ना होना, ज्ञान ना होना। ठीक है, तो ये आपका इंग्लिश सेक्शन यहाँ खत्म होता है। अब आता है आपका कंप्यूटर का सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन से आपका पहला क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट स्टाइल उपलब्ध नहीं होती है। सुपर बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड, रेगुलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 सुपर बोल्ड। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2010 में डैश समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक सतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। तो इसका राइट आंसर है पाइवट टेबल। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 जस्टिफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईमेल का डैश फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है, मतलब जिसको आप दे रहे हो उसको कौन सा आपको ऑप्शन इसमें से बताता है। तो इसका है आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 टू में आप वहाँ लिखते हैं जहाँ जिसको हमको ये देना है ईमेल। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि MS वर्ड 2010 में सेल्स को डैश करने का अर्थ है कि सेल्स को उसके बाद एक एकल सेल के रूप में जाना जाता है, भले ही वो एकल सेल के रूप में नहीं रहे हों। ठीक है, तो इसका आंसर है मार्जिन। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं समझ रही हूँ वीडियो फास्ट जा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, इसलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि वीडियो को जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ रोक के देख लीजिए, नहीं तो PDF से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 जो क्वेश्चन है वो आपको आउट ऑफ द सिलेबस है, तो वो आप छोड़ दीजिए। 87 जो क्वेश्चन है वो है MS वर्ड 2010 का एक छोटा अनुकूल योग्य टूल बार है जो प्रायः उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, अंडू, रीडू आदि को प्रदर्शित करता है। सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसमें आपको सब कुछ जो ऑप्शंस होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब आता है आपका 88 क्वेश्चन। सेल के संबंध में गलत विकल्प चुने। ठीक है, सारे ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 सेल में टेक्स्ट हो सकता है जैसे अक्षर, संख्याएं, लेकिन तिथि नहीं। ठीक है,
उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब और ईमेल। तो आपका राइट आंसर है इंटरनेट, ऑप्शन 1 जो है क्वेश्चन का राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट ना किए जाने वाले संकीर्ण योग्य अक्षरों को हटा देता है। तो इसका राइट आंसर है क्लीन। क्लीन से आपको समझ में आ रहा है कि वो सारे जो है हटा देता है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। तो सारे ऑप्शंस देख लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन 1, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 93 MS वर्ड में सिलेक्ट किए गए सुपरस्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाएं। ठीक है, इन तीनों को आपको एक साथ दबाना है। उसके बाद आता है आपका 94 क्वेश्चन कि MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में जो वाक्य है, कथन है, वो असत्य है। तो सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4। ठीक है, पॉइंटर को एक सेल बाईं और दाईं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जो वाक्य है ये आपका इसमें गलत है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित में से कौन सी ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन ट्रांसफर कर सकता है जिसका देश या किसी अन्य बैंक शाखा में खाता हो जो योजना में भाग ले रहा हो। तो यह है NEFT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पंक्तियों में प्रदर्शित करके दृश्यमान बनाने के लिए उपयोग की जाती है। तो सारे ऑप्शंस देख लीजिए। अब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, रेप टेक्स्ट। अब आता है आपका MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो वो है आपका ड्रॉ टेबल। अब लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट को निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है। टेलनेट, न्यूज़ ग्रुप, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका राइट आंसर है टेलनेट। तो देखिए ये सारे आपके क्वेश्चंस हो गए आंसर के साथ। आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इस वीडियो का जो PDF है वो आपको कल या परसों तक प्रोवाइड मैं करा दूँगी। डिटेल के जो आंसर है वो आपको इस वीडियो में ही मिलेंगे। बाकी जो शॉर्ट में जो आंसर है, जैसे ये क्वेश्चन का ये ऑप्शन है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।